नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपकी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारी YouTube टीम द्वारा आपके लिए MCQ सीरीज शुरू कर रखी है। MCQ सीरीज जिसमें हम आपको आपकी कक्षा के मैथमेटिक्स से संबंधित प्रत्येक चैप्टर में से 15 MCQs 15 छोटे क्वेश्चंस, एक नंबर के जो क्वेश्चंस है वो आपको प्रैक्टिस के लिए हम दे रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन भी हमारे द्वारा करवाया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि आप कम से कम समय का प्रयोग करते हुए इन सवालों को कैसे हल करोगे। तो इसी काम के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर है। चाहे CBSE की बात करें या NCERT हरियाणा बोर्ड की बात करें, 4था चैप्टर आपका द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी चैप्टर में से 15 इम्पोर्टेंट और बेसिक दोनों बातें हैं, आधारभूत भी है और महत्वपूर्ण भी है। 15 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और इस चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस स्लाइड का नाम है। देखिए, एक इक्वेशन आपको दी गई है डायग्राम में, ax² + bx + c, एक इक्वेशन दिख रही है आपको। तो इस इक्वेशन में जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, a है वो x² का कोफिशिएंट है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², जैसा कि लिखा गया है। b है x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यानी जिसके साथ वेरिएबल न हो, जो इंटीजर हो, पूर्णांक में हो या फ्रैक्शन हो सकते हैं, लेकिन नंबर होना चाहिए, इसके साथ वेरिएबल नहीं होगा। देखिए, इसी से संबंधित एक उदाहरण नीचे आपको दिया गया है, 7x² + 4x + 6। यहाँ 7x² का कोफिशिएंट है, 6x का कोफिशिएंट है और 6 जो है कांस्टेंट है, c का काम करेगा 6। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको, यानी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इस पॉइंट को नोट कीजिए, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 के साथ पावर 1 की टर्म भी हो सकती है और कांस्टेंट भी हो सकती है। अगर कांस्टेंट ना हो या एक वेरिएबल की एक पावर वाली टर्म ना हो तो भी एक क्वाड्रेटिक होती है। यानी कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारा अर्थ होता है कि इक्वेशन में दिए गए वेरिएबल की वैल्यू ज्ञात करना, पता करना, यानी वो वैल्यू जो यहाँ रखें x की जगह तो पूरी इक्वेशन को 0 बना दे, वो x की वैल्यू इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। 3 तरीके हमारे पास होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के, आपने पढ़े भी होंगे। फैक्टरिंग मेथड होता है एक, पहला मेथड जो बेसिक मानते हैं, सबसे आसानी से इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बट इम्पोर्टेंट मेथड होता है। तीसरा क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें x की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से निकाली जाती है, विविक्त कर ज्ञात किया जाता है, उसके बाद x का मान निकाला जाता है इस मेथड में। तो ये 3 मेथड और इन्हीं से संबंधित MCQs हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ इक्वेशंस आपको दी गई है, इनमें से कौन सा समीकरण द्विघाती नहीं है, आपने बताना है। अभी पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि द्विघाती यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें x की यानी वेरिएबल की, x की जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, जिसमें वेरिएबल यानी चर की अधिकतम पावर जो है 2 हो। तो देखिए, ऑप्शन पहला चेक करते हैं,
3x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x वेरिएबल और x की मैक्सिमम पावर 2 है, यानी ऑप्शन ए जो है वो एक द्विघाती समीकरण है। ऑप्शन बी देखिए 6x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मिड टर्म जो x वाली टर्म है वो मिस है, लेकिन x² तो है ना, जो वेरिएबल है हमारा, जो चर है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 तो दे रखी है, तो ये भी द्विघाती समीकरण होगी। ऑप्शन सी 8x³। देखिए आगे पढ़े चाहे ना पढ़े, यहाँ पर आपका माइंड क्लिक कर जाना चाहिए। 8x³ x की पावर 3 है, x की पावर 3 है तो इसके पीछे कोई टर्म हो या ना हो हमने नहीं देखना। x की मैक्सिमम पावर 3 आ गई तो ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये त्रिघाती है, ये द्विघाती इक्वेशन, द्विघाती समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इज ओवर राइट चॉइस, कि जो सी इक्वेशन है, तीसरा समीकरण है, वो द्विघाती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। द्विघात समीकरण की घात क्या होती है? पीछे बात हो चुकी है अपनी कि द्विघात समीकरण में वेरिएबल की मैक्सिमम घात 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री या पावर बोलते हैं 2 होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ए बाई क्वाड्रेटिक। अब आपने अपने स्कूल की कक्षा में लीनियर सुना होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल यानी x की पावर 2 हो, क्यूबिक वो इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 3 होती है। लेकिन बाई क्वाड्रेटिक, ये नया नाम कहाँ से आ गया? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? बाई का मतलब होता है डबल और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 पावर वाली। अब 2 का डबल करें तो कितना मिलेगा? 4। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या डिग्री 4 हो वह बाई क्वाड्रेटिक होती है। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके सामने, x⁴ माइनस 3x³ प्लस x² प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर यानी इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 4। ये बाई क्वाड्रेटिक होती है। एक नया पॉइंट आपको मिल गया, नई जानकारी आपको मिली है कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 हो, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक या चतुर्घात समीकरण बोलते हैं, जिसकी घात 4 होती है। चौथा क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, अब ये इसको सिंपल करके बताना है कि यह कैसा समीकरण होगा। देखिए एक्स LHS सॉल्व करते हैं। LHS की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? x इंटू एक्स प्लस 1 है, x इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। x के साथ करोगे x² प्लस x की 1 के साथ करोगे x प्लस 8 कांस्टेंट है। ये है LHS। RHS सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 x माइनस 2, एक जानी पहचानी आइडेंटिटी, एक सरल समीकरण आपको याद आती होगी। अगर 2 नंबर प्लस में हो और वही 2 नंबर माइनस में हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो a प्लस बी a माइनस बी होता है a² माइनस b²। तो x² माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा आपको। अब ये दोनों साइड्स आ गई हमारे पास, x² प्लस x प्लस 8 और दूसरी साइड है x² माइनस 4। आगे इसको प्रोसीड करें तो x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन रही है x प्लस 8, दूसरी साइड है माइनस 4। देखिए कांस्टेंट तो कुछ ना कुछ आएगा, 8 है माइनस 4 है। अपने जो मुख्य बात है वो ये है कि वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमसे वेरिएबल की पावर के फॉर्म में पूछा है कि रैखिक होगा, 2 घात वाला होगा या त्रिघाती होगा या चतुर्घाती होगा। तो x की पावर 2 तो कैंसिल हो गई, पूरी इक्वेशन में x की पावर 1 बची है। तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी? रैखिक, लीनियर जिसको बोलते हैं, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 हो। ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। इस तरह से आप बड़ी आसानी से सिंपल करके और लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड के समय में
इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 6x² - x - 2 = 0। इसके फैक्टर बनाने हैं आपने। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि बड़ा आसान है और बिना ऑप्शन के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में। देखिए इसको सिंपल करते हैं, 6x² - x - 2 = 0। अब आप पीछे करते आए हो, ये तो 1-2 साल पहले छोटी कक्षाओं में भी किया होगा कि हम जो मिडिल टर्म है, जो बीच वाली टर्म है, उसको 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे, 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। तोड़ेंगे किस तरह से? पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई, जो x² का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, उन दोनों की मल्टीप्लाई। देखिए 6 और -2 की मल्टीप्लाई -12 आएगी। अब -12 के हमने 2 फैक्टर इस तरह बनाने हैं कि उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? -x। 12 के फैक्टर 3 और 4 होते हैं। एक बात अपने माइंड में आपको रखनी होगी कि अगर यहाँ माइनस है तो फैक्टर में से बड़ी वैल्यू माइनस की रखनी है, फैक्टर में से बड़ी वैल्यू माइनस की रखनी है। तो हम 6x² - x को किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं? -4x + 3x - 2 = 0। अब आप इसको प्रोसीड कर ही सकते हो। 6x² - 4x में से 2x कॉमन आएगा, 2 कॉमन है तो 6 को 2 से डिवाइड करो, 3x² में से x बाहर है तो x की पावर 1 रह गई अंदर, -4 में से 2 बाहर है, 2 रह गया, x बाहर है ही, 3x - 2। और यहाँ देखिए लास्ट 2 टर्म 3x - 2, 3 जो है प्राइम है और 2 भी प्राइम है तो कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो 1 निकाल लेते हैं। तो 3x - 2 ये भी एज इट इज रह गया। अब इसको आप सिंपल कर सकते हो, 3x - 2 = 0। अब एक बार 3x - 2 लिखना है, एक बार 2x + 1 = लिखना है 0। तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, x की एक वैल्यू -1/2 और एक वैल्यू 2/3। ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। और यहाँ वैल्यू तो निकालनी नहीं है आपने, सिर्फ फैक्टर बनाने हैं। गुणनखंड कीजिए, सिर्फ फैक्टर बनाने हैं। तो एक फैक्टर हो गया 3x - 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x + 1। इस तरह से आप इसके फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। बड़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड आपके सामने है। इस चैप्टर का एक तरह से कहें तो सार है। सार जिसने समझ लिया, ये समझो कि उसको लगभग चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन होती है x की फॉर्म में, x जहाँ वेरिएबल होता है, तो हम इक्वेशन को सॉल्व करने का जो क्वाड्रेटिक मेथड होता है, जो द्विघाती सूत्र हम लगाते हैं, उसमें हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर हिंदी में कहा जाता है। d की वैल्यू यहाँ दे रखी है b² - 4ac। इस तरीके से आपने d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपको एग्जाम में 2 या 3 नंबर में एक इक्वेशन दी जाए क्वाड्रेटिक हो और उसको सॉल्व करने का बोला जाए बिना किसी मेथड के, तो आप उसमें क्वाड्रेटिक मेथड यूज़ कीजिएगा। क्योंकि द्विघाती सूत्र प्रयोग करने का आपको पहला बेनिफिट ये मिलेगा कि d की वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो जीरोज आएंगे या रूट्स आएंगे, जो मूल आएंगे इक्वेशन के समीकरण के, वो किस तरह के होंगे। तो आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हो एक तरह से। तो आपने सबसे पहले दी गई इक्वेशन में d निकालना है, b² - 4ac। यहाँ b जो है x का कोफिशिएंट है बीच वाली टर्म का, a x² का कोफिशिएंट होता है, c कांस्टेंट टर्म होती है। अब d निकालने के बाद अगर हमारे पास d आता है ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, इसको d भी लिखते हैं। यहाँ ट्रायंगल d है, इसको डेल्टा भी लिखते हैं, ट्रायंगल को डेल्टा बोलते हैं। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है और d की वैल्यू आ जाती है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे d की वैल्यू 64 आ गई या 16 आ गई या 25 आ गई, तब जो रूट, जो मूल निकलते हैं इक्वेशन के, वो रियल होते हैं। पहला पॉइंट वो वास्तविक होते हैं। दूसरा डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, एक 4 एक 5, इस तरह का हो सकता है।
एंड रेशनल, रेशनल का मतलब अगर वो वर्गमूल में है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती उसका वर्गमूल करने पर हमें इरेशनल यानी अप्रिमेय संख्या मिलती है। लेकिन अगर डी परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके जो मूल आएंगे इस इक्वेशन के वो रेशनल होंगे, प्रिमेय होंगे। अगर √3 आता है किसी केस में, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, क्योंकि डी परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो जो रूट्स हैं वो रेशनल होंगे, प्रिमेय होनी चाहिए। सिंपल 3 आ सकता है लेकिन √3 नहीं आएगा। √4 आ सकता है, उसको तो हम 2 लिख सकते हैं। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब आपको आपकी बुक में सिर्फ इतना दिया है कि डी ग्रेटर देन 0 हो तो रूट जो है वो रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी वास्तविक होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ एक और पॉइंट आपको बताया है निकाल करके कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो रूट क्या होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे और रेशनल परिमेय भी होंगे। सेकंड पॉइंट, अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, डी की वैल्यू आ जाती है 53, 27, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो कोई भी नंबर, तो जो रूट आएंगे इक्वेशन के, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो रियल होगी, वास्तविक होगी, डिस्टिंक्ट अलग अलग होगी दोनों वैल्यूज, एंड इरेशनल होगी। इरेशनल का मतलब रूट में आंसर आएगा आपका 3 + √7 आ सकता है, 4 + √28 आ सकता है, इस तरह से, यानी इरेशनल अप्रिमेय संख्याएं जो x के रूप में आपको मिलेगी। अगर इस केस में आपका आंसर रेशनल आता है, प्रिमेय आता है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। तो आपको एक तरह से आपका आंसर भी वेरीफाई करने का मौका इसे मिल जाएगा। तीसरा, जब d = 0 हो तो रियल वास्तविक होते हैं, रूट इक्वल बराबर होते हैं दोनों, एंड रेशनल और रेशनल होते हैं। इरेशनल एक ही केस में होंगे कि डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। चौथा एंड लास्ट केस और ऊपर वाले तीनों से अलग, डी अगर 0 से छोटा आता है यानी डी की वैल्यू -4 आ जाती है तो इसके नॉट रियल यानी वास्तविक मूल कभी नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। और आपने इस केस में रूट फाइंड आउट नहीं करने हैं, आपने ज्ञात नहीं करने हैं। यानी डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ जाती है तो आपने नीचे लिख देना है कि x के कोई वास्तविक मूल नहीं है, नो रियल रूट ऑफ x एग्जिस्ट। और इस केस में आपने सवाल को आगे प्रोसीड नहीं करना है, आगे उसको लेके नहीं जाना है। अब अगर सीधा आपसे ये पूछा जाए कि रियल रूट कब होंगे, तो पहले तीनों केस यानी d ग्रेटर देन 0 और d = 0 हो तो रियल होंगे। अगर d 0 से छोटा है तो इस एक केस में इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर ये टेबल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाती है और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो बड़ी आसानी से आप 2 या 3 नंबर का सवाल या यहाँ तक कि 5 नंबर का सवाल भी बड़ी आसानी से और अपने आंसर को वेरीफाई करके यानी बिल्कुल सही करके ये 3 या 5 नंबर अपने हाथ में रख सकते हो। आगे देखिए, इक्वेशन दी है, ये इक्वेशन है 3x² + kx + 3। यदि इसके बराबर वास्तविक मूल हों, बराबर वास्तविक मूल हों, ध्यान रखिए अगर इस तरह का कोई सवाल आपके सामने पेपर में दिखाई देता है कि बराबर मूल हैं, वास्तविक मूल हैं या काल्पनिक मूल हैं, यानी जहां मूलों की प्रकृति आपको दी जाए, नेचर ऑफ रूट्स आपको दिया जाए, तो आपने सबसे पहले b² - 4ac यानी d निकालना है। देखिए इस इक्वेशन को सिंपल करते हैं, 3x² + kx + 3, यहाँ a की जगह 3 है जो कि x² का कोफिशिएंट है, b की जगह k है जो कि x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट 3 है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d होता है b², b की जगह यहाँ k है, k² -4ac 4, a 3 है, 4 × 3 इंटू c भी 3 है, c भी 3 है। तो देखिए ये आ गया k² - 4 3 जा 12, 12 3 जा 36,
के स्क्वायर माइनस 36। अब एक पॉइंट ध्यान से देखना है, बराबर वास्तविक मूल हैं, इक्वल रूट हैं, इक्वल रूट हैं तो डी किसके इक्वल होता है, 0 के। डी किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से आपको के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल करेंगे इस इक्वेशन को, 36 दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के का स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट करेंगे, 36 किसका रूट होता है, 6 का। और ये बात आप जानते हो कि किसी नंबर का रूट करते हैं तो दोनों निशान प्लस और माइनस दोनों आते हैं। तो के की वैल्यू क्या होगी, +6 या -6। ऑप्शन ए इज ओवर राइट चॉइस, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ये दिया जाए कि मूल वास्तविक हैं तो आपने डी की वैल्यू निकाल के उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। वहाँ से जो कांस्टेंट यानी के जो आपको दिया गया था उसकी वैल्यू आपको, सॉरी वेरिएबल जो दिया गया था के जो कि एक प्रकार का कांस्टेंट था लेकिन यहाँ वेरिएबल के रूप में लिखा था, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे देखिए, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके मूलों की प्रकृति बतानी है, हमने एक ही काम करना है, डी निकालना है। अगर डी 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होंगे, रूट इसके इमेजिनरी होंगे, नॉट रियल हो जाएंगे। अगर डी 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक हो जाएंगे। सिर्फ इतने बताना है हमने कि रियल है या इमेजिनरी है, ये नहीं बताना कि बराबर होंगे या भिन्न भिन्न होंगे। तो देखिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अब आप ये समझ ही गए होंगे ए बी सी क्या है, बार बार बताने का कोई औचित्य नहीं है। ए यहाँ 4 है, बी 12 है, सी 9 है। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह 4 है, ए की जगह 4 है, सी की जगह 9 है, तीनों की मल्टीप्लाई। 12 स्क्वायर होता है 144, 12 स्क्वायर 144 माइनस 4 4 जा 16 होता है, 16 9 जा 144 होता है। तो डी की वैल्यू आपके सामने क्या आ गई, 144 माइनस 144, यानी डी इज इक्वल टू 0। और 0 हो तो हम क्या कहते हैं कि रूट रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, दोनों रूट बराबर होते हैं। लेकिन हमने सिर्फ इतना बताना है कि वास्तविक यानी रियल है या इमेजिनरी, नॉट रियल जिसे हम कहते हैं, काल्पनिक हैं। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। इसके रूट जो हैं रियल होंगे, वास्तविक होंगे। 8वां देखिए, x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे रखी है, हमने बताना है कि इसके कितने रूट होंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। नंबर ऑफ रूट्स हमें पता है, अगर हमें इक्वेशन की मैक्सिमम पावर मिल जाए यानी डिग्री मिल जाए, जिसको हम क्वाड्रेटिक में 2 बोलते हैं, क्यूबिक इक्वेशन में 3 बोलते हैं, तो जितनी किसी इक्वेशन की डिग्री होती है उतने ही उसके मैक्सिमम रूट होते हैं। तो देखिए इसको सिंपल करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया है, इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर पहले दे रखा है इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया, 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। अब जो इक्वेशन हमारे पास बची है उसमें x की मैक्सिमम पावर देखिए, ये 2x है, यानी x की पावर यहाँ 1 है। अगर x की पावर 1 है तो इक्वेशन होगी लीनियर, और जितनी पावर है उतने इसके रूट होंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यहाँ से आप x की वैल्यू 1/2 फाइंड आउट भी कर सकते हो, x की वैल्यू 1/2, तो x की a की वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब इस इक्वेशन का एक ही रूट होगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 9वां देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन और बड़ा प्रसिद्ध है, चाहे आप 10वीं के एग्जाम की बात करो या कम्पिटिटिव एग्जाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी बात करो, इस तरह का क्वेश्चन लगभग आपको एक देखने को मिल ही जाएगा। दो संख्याओं का योग 27 है, द सम ऑफ टू नंबर इज 27।
एंड प्रोडक्ट इज 182 और दोनों का गुणनफल जो 182 है, तो हमने दोनों संख्याएं याद करनी है। देखिए अब हम यहाँ इसको पुराने मेथड से प्रोसीड नहीं करेंगे जो बार बार करते आ रहे हैं कि एक नंबर को x कंसिडर किया, दूसरा 27 माइनस एक्स हो गया। ये तो जनरल विद्यार्थी कर लेते हैं, फिर आपका फ़ायदा क्या हुआ यूनिक कैरियर क्लासेस की वीडियो देखने का। इसको हम यूनिक मेथड से ही प्रोसीड करेंगे, नई बातें यहाँ सीखने को मिलेगी आपको, इसीलिए इस चैनल का नाम यूनिक कैरियर क्लासेस रखा गया है। देखिए हम इसको ऑप्शन से प्रोसीड करते हैं। दो संख्याओं का योग 27 है। देखो किस किस ऑप्शन में संख्याओं का योग 27 बन रहा है। पहले ऑप्शन में 12 एवं 13, दोनों का जोड़ करेंगे 25 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 13 एंड 14, ये हमारा उत्तर हो सकता है, पॉसिबिलिटी में रख लेते हैं इसको। 27 है जोड़ इनका। 12 एवं 15, इसको भी पॉसिबिलिटी में, क्योंकि इनका जोड़ भी 27 है। ऑप्शन डी 13 एंड 24, 13 एंड 24, 37 हो गया इनका जोड़, तो ये हमारा उत्तर कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब पहली कंडीशन से हमें दो ऑप्शन सही मिले हैं, 13 एंड 14, 12 एंड 15। अब काम क्या करना है, इनका प्रोडक्ट देखना है। 13 एंड 14 मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों की गुणा करनी है। 13 गुणा 14 182, दूसरा 15 गुणा 12 180। इसका मतलब हमारा उत्तर जो है ऑप्शन बी सही है, 13 और 14। अगर 13 और 14 की गुणा हमें 182 मिल गई, तो दूसरा जो 180 वाला था उसको करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये तो मैंने कर दिया यहाँ आपको बताने के लिए कि अगर आपको दोनों कंडीशन ऑप्शन बी में सेटिस्फाई मिल गई तो ऑप्शन सी और डी तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दो संख्याएं ऐसी जिनका जोड़ 27 हो, गुणनफल 182 हो, वो 13 और 14 होगी। देखिए 10वां क्वेश्चन, यदि 1/2 दिए गए समीकरण का एक मूल है तो m का मान होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है मूल क्या होते हैं? मूल वो नंबर होते हैं जो वेरिएबल की जगह पर अगर हम पुट करें तो हमें पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 मिलती है, यानी LHS RHS दोनों बराबर मिलती है। और यहाँ दे रखा है कि इस समीकरण का एक मूल 1/2 है, एक मूल 1/2 है। इफ 1/2 इज ए रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ m। तो इसको हम x की जगह पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे x स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, x की जगह 1/2 पुट करना है, माइनस m, x की जगह 1/2, माइनस 5/4, माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल करना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 1/4 माइनस 5/4 है, माइनस 5/4 माइनस m/2 हो गया, m/2 माइनस m/2 इज इक्वल टू 0 है। देखिए पहले दोनों एलसीएम सेम है, तो 1 माइनस 5 माइनस 4 हो गया, -4/4 माइनस m/2 इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हो गया -1। तो हमारे पास वैल्यू है -m/2, -1 है, उसकी साइड चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी -2। m कितना होगा -2, यानी अगर 1/2 इस इक्वेशन का एक रूट है तो m की वैल्यू -2। ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए, 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0 के मूल होंगे। बात रूट की है, मूल की है, तो हमने एक ही काम करना है, b² - 4ac निकालना है। ये इक्वेशन है 2x² + x + 4, तो b² b की जगह यहाँ x है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1² -4 a की जगह 2 है, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इंटू c की जगह भी क्या है 4 है, तो ये हो गया 1
माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 माइनस 32 कितना आ गया -31। अब ये d है हमारा, d की वैल्यू क्या आई है -31, -31 0 से छोटा है, और जहाँ d की वैल्यू 0 से छोटी हो वहाँ हमने क्या पढ़ा था, वहाँ x के जो रूट्स होते हैं, जो मूल होते हैं, वो कैसे होते हैं, काल्पनिक यानी वास्तविक नहीं होते। तो ऑप्शन डी को आपने टिक करना है। कर सकते हो बड़ी आसानी से, बस आपको b² - 4ac निकालना आना चाहिए। 12वां देखिए, किस समीकरण का एक मूल 2 होगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, शायद 10वें क्वेश्चन में पढ़ा था कि मूल का मतलब जो वैल्यू इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पुट करने पर हमें आंसर 0 दे, या दोनों LHS और RHS दोनों साइड को बराबर कर दे। तो x² - 4x + 5 पहली इक्वेशन है। अब आपने 2 पुट करना है, हर इक्वेशन में आपने 2 पुट करना है। जिस इक्वेशन में LHS की वैल्यू 0 आ जाएगी उसका एक मूल 2 होगा। पहली इक्वेशन देखिए, पहली इक्वेशन मैं x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करूंगा, x², 2 का स्क्वायर 4, माइनस 4x, x की जगह 2 रखो, 4 2 जा 8 प्लस 5। अब देखिए 4 और 5 9, 9 में से 8 गया 1, हमारा आंसर क्या रहा है 1, लेकिन RHS में 0 है तो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका रूट 2 नहीं हो सकता, 2 इसका रूट नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, सेम इसी तरह प्रोसीड करना है, x की जगह 2 रखना है। सेकंड इक्वेशन x², 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3x, 3, x की जगह 2 माइनस 12। देखिए 4 एंड 6 10, 10 माइनस 12 -2 आएगा, लेकिन RHS में 0 है, ये भी दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, 2x², 2x², 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7x, 7 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 8, 8 एंड 6 14, माइनस 14, 14 माइनस 14 कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब इस इक्वेशन का रूट 2 होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये दिया जाता कि कोई 2 ऑप्शन, तब हम डी को चेक करते। यहाँ 4 ऑप्शन अलग अलग हैं और हमारा आंसर सी आ रहा है, तो बिल्कुल सही है। 13वां क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते। कब नहीं होते, हमने पीछे क्या पढ़ा था, 1-2 सम में भी आया है ये, कि ax² + bx + c एक इक्वेशन है, इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक कब नहीं होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac की वैल्यू 0 से छोटी होगी, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। 14वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण को हल करने की किस विधि में समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपने 3 मेथड देखे थे शुरुआत में, कि एक तो होता है फैक्टरिंग मेथड, जिसमें हम जो इक्वेशन दी है उसको फैक्टर्स में तोड़ देते हैं, 2 फैक्टर्स में तोड़ते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर आती है, वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एक था तीसरा क्वाड्रेटिक मेथड, जिसमें हम d = b² - 4ac का यूज करते हैं, और जो दूसरा तरीका हमारा था, बीच वाला मेथड था, जिसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं, उसमें हम दी गई इक्वेशन को पहले पूरा वर्ग बनाते हैं, एक साइड यानी LHS में हम इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेते हैं, a + b का स्क्वायर बने चाहे a - b का स्क्वायर बने, इस फॉर्म में हम कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं और RHS में बाकी नंबर एडजस्ट कर लेते हैं। तो किस मेथड में बनाया जाता है, ये होगा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि में इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। 15वां क्वेश्चन, 15वां देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की किस विधि में विविक्त कर निकाला जाता है। अभी हम बात कर रहे थे विविक्त कर, यानी d = b² - 4ac हम कौन से मेथड में निकालते हैं, क्वाड्रेटिक
मेथड। कौन से मेथड में? क्वाड्रेटिक मेथड। द्विघाती सूत्र जब हम प्रयोग करते हैं तब हम समीकरण को हल करने के लिए डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट 15 MCQs 15 क्वेश्चंस जो 1 नंबर में या 2 नंबर में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, चाहे 10वीं की परीक्षा की बात हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की बात हो, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो में दी गई प्रत्येक स्लाइड को अच्छे से समझा है, अच्छे से पढ़ा है और इसके नोट्स आपने बना लिए हैं, तो मैं नहीं मानता कि इस चौथे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपके जो है नंबर कम हो जाए। और इसी तरह की लगातार वीडियोज़ पूरे मैथमेटिक्स की, और अगर समय रहा तो साइंस की वीडियोज़ भी इसी चैनल पर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कैरियर क्लासेस को यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको आपके सिलेबस को पूरा करने में हेल्पफुल यानी सहायतापूर्ण लगी, या इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है, कोई सजेशन आप देना चाहो तो इसमें मेरी पूरी डिटेल्स आपके सामने दी गई है। कॉन्टैक्ट नंबर है, जीमेल है, आप किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। और हमारी हर कोशिश रहेगी कि आपको मैथमेटिक्स के अच्छे से अच्छे टिप्स और अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके अगले चैप्टर के एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।